हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं 2027 हिंदी का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और ये इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसे मॉडल पेपर, गेस पेपर या प्रैक्टिस सेट कह सकते हो। इसमें उपस्थित सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाना, आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि आपके क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्या पूछने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर ये प्रैक्टिस सेट, यही नहीं, मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको इस तरह का जो है पेपर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सेम इसी तरह से आपका अनुक्रमांक आएगा, इसी तरह का नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपका कुछ भी पेपर कोड आएगा। ठीक है, और आपको जो समय मिलेगा बच्चा, वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना है। जो पूर्णांक मिलेगा वो आपका 70 का मिलेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखा, नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जो प्रारंभ का 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है और इस 15 मिनट में प्रश्न पत्र को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए बच्चा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं। इसमें है कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र आपको 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभक्त है। यानी ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें आपको पहला खंड अ देखने को मिलेगा एंड दूसरा आपको खंड ब देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे तीसरा दे रखा बच्चा कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर दिया जाना होता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चा कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पे ही उत्तर दे। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर आप एक बार जिस क्वेश्चन को जो है ओएमआर शीट पे टिक कर देते हो, उसे आप काट नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते हो, उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर बच्चा आंसर सीट पे आपको देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको किस पे देना है, आंसर सीट पे दिया जाना होता है। और इसके लिए जो समय मिलता है वो आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 1 घंटा बहुविकल्पी को हल करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही हल कर रहा है। एंड यहाँ पे लास्ट निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए और जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय कदापि नष्ट नहीं करना है। ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं खंड अ, जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले आपको आ जाता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे दिया जाना होता है और इसके लिए बोर्ड आपको 1 घंटे का समय प्रोवाइड कराता है, यानी 1 घंटे में आपको 20 बहुविकल्पी को ओएमआर शीट पे टिक करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, ये है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। यहाँ पे दीर्घा नाभादास जी हैं, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, शिव पूजन सहाय जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों, और इन्होंने ही आपका पहला पाठ मित्रता लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ठूंठा आम निबंध के रचनाकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय का ठूठा आम काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और ये बोर्ड में बार बार पूछा गया है।
एंड इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। इस लेख की क्या विधा है? जैसे जीवनी जो है उसकी विधा, वो आपका कलम का सिपाही जीवनी है, उसकी विधा क्या है? जीवनी है। यहाँ पे आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है कि नाटक है? तो यहाँ पर बच्चा जो ये आपका है ना, ये निबंध है। साहित्य की विशेषताएं क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बर्फ की गुड़िया रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की, महादेवी वर्मा जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, जयप्रकाश भारती जी की। तो यहाँ पे जयप्रकाश भारती जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है बर्फ की गुड़िया। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, इंसा अल्लाह खां है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो यहाँ पे आपका जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का अर्धनारीश्वर काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक जितने बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्त में इसे शेयर भी कर दीजिए। छठवां क्वेश्चन दे रखा बच्चा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, केशव दास जी हैं, घनानंद जी हैं, ठाकुर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे केशव दास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है बच्चे, मैं आपको ना हिंदी की 2-3 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा और आप अच्छे से सेट कर लेना ना, तो आप गजब के मार्क्स लाओगे। ठीक है, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि इतने मार्क्स आ गए। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रयोगवाद युगीन कृति है, कामयानी की, प्रिय प्रवास की, रंग में भंग, धूप के धान। तो यहाँ पर बच्चे जो धूप के धान है ये प्रयोगवाद युगीन कृति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है पर यहाँ पे कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, हिम तरंगिनी है, चितंबरा है, यशोधरा है, त्रिधारा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चितंबरा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब यहाँ पे सिर्फ तार सप्तक पूछा है, यहाँ पे प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक नहीं पूछा है। और ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे जब भी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष की बात आएगा तो सिर्फ प्रथम तार सप्तक का वर्ष हम टिक करेंगे। यहाँ पे दे रखा 1979, 1943, 1951, 1971। तो यहाँ पे 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रथम जो है प्रकाशन हुआ था और 1951 में दूसरा। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि गंगा लहरी के रचयिता हैं, यहाँ पे दे रखा भूषण जी हैं, मतीराम हैं, पद्माकर हैं कि देव हैं। तो यहाँ पे जो आपकी हैं पद्माकर जी गंगा लहरी के रचनाकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा बच्चा कि हास्य रस का स्थायी भाव है। अब आप में 2 ही रस है, एक हास्य है और एक करुण है, और इन दोनों रस में से एक रस का आपका स्थायी भाव पूछ देगा, या तो रस को पहचानने के लिए पूछ देगा, ठीक है, या तो इनकी ये पूछ देगा। ठीक है, यही 2 चीज़ पूछता है। तो यहाँ पे विस्मय होगा, उत्साह होगा, हौस होगा या जुगुप्सा होगा। तो आपको में हमने बताया कि 2 रस है, एक हास्य हो गया और दूसरा करुण रस है। ठीक, यही 2 रस है। और आप ध्यान देना कि आप हास्य का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और इन दोनों के अलावा किसी को आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पे हास्य तो हास्य का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, इन दोनों रस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, आपका 1 नंबर 110% पक्का हो जाएगा। एंड 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि चरण कमल वंदव हरिराई में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चे ये रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे भेद रहित आरोप है। कैसे है? चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कि मैं आपके कमलवत रूपी चरणों का, यानी कि चरण को कमल मान ही लिया जाता है, अभेद है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये 3 आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 13 नंबर क्वेश्चन कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब आप में 2 छंद है, एक तो सोरठा है और दूसरा रोला है। ठीक है, तो सोरठा के एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा अच्छे से याद कर लेना।
सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 और 24। तो यहाँ पर बच्चा आपका 13 होती है। ठीक है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। ये है कि अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जैसे बच्चा अगर यहाँ पे हम उपकार लिखें, ठीक है, ऐसा भी देता है क्वेश्चन, तो उपकार में उप जो है उपसर्ग बन गया। अगर मैं यहाँ पे सुंदर लिखूँ या कुशल लिखूँ, तो कुशल में सिर्फ कु जो है उपसर्ग बनेगा। इसकी ट्रिक ये है कि अगर ये 4 अक्षर का तो इसका 2 अक्षर उपसर्ग बन जाएगा, अगर 3 अक्षर का तो पहला अक्षर इसका उपसर्ग बन जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आधा अक्षर आ गया तो इसका क्या होगा। अभी आप संधि पढ़ोगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी बच्चा। जैसे यहाँ पे अभ्यागत आ गया, ठीक है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो अभिधन आगत होता है। क्या होता है? अभिधन आगत होता है। तो यहाँ पे अभी इसका शुरू का 2 अक्षर है। क्या है? अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी अभी ऐसा लिख देता है और एक ऑप्शन अभी इस तरह से भी दे देता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको टिक करें कि इस इधर की मात्रा वाले को टिक करें। तो आपको हमेशा आगे से जो मात्रा उसी को टिक करना है। और इस तरह से भी एग्जाम्पल देता था, जैसे अध्यापक हो गया, यानी यहाँ पर कोई भी आधा वर्ड आता है, ठीक है, तो आपको क्या लिख लेना है? इसका अधिक कर देना है। क्या हो जाएगा? अधिक, यानी इस पे ई की मात्रा लग जाएगी। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से तैयार कर लेना। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता में समास है। आप में कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु और द्वंद्व काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है द्विगु और द्वंद्व पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे माता पिता है, माता पिता में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर बच्चा आपका इसमें द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा? क्योंकि दो शब्दों के बीच में ये छोटा सा डैश जब भी आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करना और द्वंद्व समास को टिक कर देना। क्या दिख जाए? ये छोटा सा डैश। जैसे अगर हम लिखे राजा रानी, ठीक है, राजा और इस तरह का डैश लगाकर रानी लिख दें, इसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास में और शब्द का लोप पाया जाता है, यानी और शब्द न लिखकर इस तरह का एक डैश लगा दिया जाता है। और कभी कभी ये इस तरह से पूछ देता है माता और पिता क्योंकि ये इसका क्या होता है? समास विग्रह होता है। इसमें कौन सा समास है? तो और जब भी दिख जाए तो आप आंख बंद करना और द्वंद्व समास पे टिक कर देना है। और द्विगु जो होता है ये संख्यावाचक होता है। इसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का जीवन है, पावन है, अमीय है या पी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। ये किसका है बच्चा? ये तुभ्यम का है। तुभ्यम जो है युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे 3 है। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, कर्ता की, क्रिया की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रिया की प्रधानता होती है भाववाच्य में। किसकी? क्रिया की। 20वां और इसका लास्ट बहुविकल्पी है कि विकारी पद के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं, 6 हैं, 8 हैं कि 4 हैं? तो यहाँ पे विकारी पद के 4 भेद होते हैं। इस पे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। अब आपका आता है खंड ब, जिसमें आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न और उसका आंसर शीट पे दिया जाना होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे खंड ब है और खंड ब में आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। इसका आंसर शीट पे देना होता है। और यहाँ से 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है। 1 घंटे का समय समाप्त हो गया। अब आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं? 50 मार्क्स। 2 घंटे के समय 50 मार्क्स। कैसे लाना? यहीं से बच्चे 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर ऐसे पाते हैं। यानी उसके जो 20 से 25 नंबर है वो कट जाते हैं। कहाँ पे कटते, कैसे करते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है खंड ब में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसमें बच्चा सबसे पहला जो है एक आपका किसी भी पार्ट से उठाकर एक गद्यांश दे देता है। इस गद्यांश के नीचे टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का
होता है। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के हो गए और इसी का आंसर हमको लिखना होता है सिर्फ। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है एंड पढ़ने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये किस पाठ का है और दूसरा इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ये जो पाठ है बच्चा, ये पाठ आपका है मित्रता, यानी पहला पाठ है आपका। तो ये फाइंड कैसे करोगे, आप इसको पढ़ोगे। जैसे कुसंग आ गया तो ये मित्रता में आता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति भी मित्रता में आता है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया। और इसके जो राइटर हैं, जो इसके लेखक हैं, वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों चीज़ों से आप आसानी से संदर्भ को लिख पाओगे। 2 चीज़ें पता हो गया, संदर्भ आसानी से लिख लोगे। संदर्भ कैसे लिखिए, अरिहंत लेक्चरर सर्च करके भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी बच्चा, ये जो लिखा गया है गद्यांश, इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द हैं, इनके नीचे आप ध्यान दोगे कि कुछ इस तरह की रेखा है, इस तरह की लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी यदि कोई नौजवान पुरुष है, यदि उसकी संगति बुरा है, यानी अच्छी नहीं है, बेकार लोगों के साथ है, तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। जैसे किसी भी युवा पुरुष के अगर पैर में चक्की बांध दिया जाए तो वो ना आगे बढ़ पाएगा ही नहीं, वही चीज़ है, यानी उसको वहीं पर रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और दिन पर दिन वो उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है गड्ढे में गिर जाएगा, जो है गड्ढे में गिर जाएगा, यानी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही होता है संगति की असर। तो इसका आपको इसी तरह से व्याख्या लिखना होता है। तीसरा है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आपको इसी में से मिल जाएगा। जैसे कुछ मेन चीज़ें, जैसे कुसंग, जीवन और प्रभाव आपको इसमें खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो यही है कि अगर कुसंग है, संगति अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराता जाएगा। ठीक है, यानी कुसंग का जो प्रभाव होता है वो इंसान पर बुरा होता है, वो उसे कभी भी जो है सफल नहीं होने देगा। ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा यहाँ पे एक तो ये देता है, एक अथवा करके देता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, और ये भी काफ़ी ईजी होता है, इसमें भी वही चीज़ें होती है बिल्कुल सेम, और ये भी 6 मार्क्स का आता है। जैसे यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का है। हमने बताया संदर्भ के लिए आपको पाठ का नाम और इसके राइटर यानी लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे ये जो पाठ है आपका, ये क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो बड़ा ही लंबा इनका नाम है, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना होता है। जिससे तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, यानी नवयुवकों के लिए जैसे उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत उनका वो अतीत वर्तमान से दोनों को, वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। यानी कि जो तरुण होता है वो भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन जो बुढ़े हो गए ना, वो अपने जवानी को सोचकर बहुत याद करते हैं कि मैं वो था, ऐसे था, ये था, वो काम कर लेता था। यही चीज़ें हैं। वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, यहाँ पर देखोगे तो जो तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं, इन्हीं दोनों के कारण जो है वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। इसका आंसर आपको इसी से लिख लेना है। एंड नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 ठो पद्यांश देता है, जो कि 6 नंबर का ये भी होता है। इसमें भी 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये होता है।
अब यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए हमको दो चीज़ें पता होना इंपॉर्टेंट है, एक तो पाठ और दूसरा इसके कवि, क्योंकि जो पद्यांश होता है इसमें कवि होते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ है, पाठ का नाम आपको लिखने से पहले आप इसके कवि लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है ना, पहले के कवि अपना इसमें नाम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सूरदास ऐड है, तो इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। क्या है? सूरदास जी हैं। और सूरदास जी आप में पद नामक शीर्षक लिखे हुए हैं। कौन सा शीर्षक है? पद नामक शीर्षक। तो ये पता हो गया, आप इसका संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। एंड यहाँ पे बच्चा दूसरा है कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचा गया है, इसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती है। बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे कि जब प्रभु की कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनी बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब से गरीब व्यक्ति अपने सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, हे सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण जी, आप हमारे पर दया करो, बार बार बंदो तिहि पाई, और हर रूप हर स्वभाव में मैं आपको ही पाऊं। अब यहाँ पे है कि चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार बच्चा? तो यहाँ पे रूपक अलंकार, क्योंकि अभेद रहित आरोप है यहाँ पे, रूपक अलंकार। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे कर सकते हो कि निर्गुण कौन देश का वासी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी जितने इस क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, इन सभी को तैयार करना है आपको। एंड यहाँ पे अथवा है निर्गुण कौन देश का वासी। अब इसको भी जब आप देखोगे तो ये भी जो लिया गया है वो सूरदास जी द्वारा ही रचित है। किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी द्वारा ही रचित है। और इसके जो है शीर्षक वो पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ पर भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए दो चीज़ों पता होना इंपॉर्टेंट है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्याख्या करना है। निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, जब उद्धव जी गोपिकाओं के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उनसे दूर चले जाते हैं, तो उद्धव जी क्या सोचते हैं कि गोपिकाओं को अपने पास खींच लिया जाए। तो उद्धव जी जो थे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। तो गोपिकाएं उनसे पूछती, निर्गुण कौन देश को वासी, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है? मधुकर कही समुझाए सहोदय, मैं आपसे प्रेम से पूछ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए। बूझती साच न हंसी, मैं आपसे किसी भी तरह का हंसी और मजाक नहीं कर रही हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे है दूसरा कि गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं? गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। किससे प्रश्न कर रही हैं भैया? उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं, आपकी उद्धव जी से कर रही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं और टोटल 2 ठो देता है। किसी एक का संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड इसका हिंदी में अनुवाद लिखने का 3 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा बच्चा कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी वाराणसी बहुत ही पुराना प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाय गंगाय कूले स्थित है, यह विमल सलील तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटा नाम वल्याकृति पंक्ति ध्वलयाम चंद्रिका बहु राजते, यहाँ की घाट जो है वल्याकृत है यानी घुमावदार है और ये चंद्रमा के प्रकाश में काफ़ी ज़्यादा सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदृभ्य देशभ्यम नित्रम अत्र आयंती, अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ पर प्रत्येक दिन आते हैं। अस्या घटा नाम शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसती, यहाँ के घाटों की शोभा बढ़ाते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए इसका क्या पता होना चाहिए? शीर्षक। तो ये बच्चा आपका वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी। बहुत सारे बच्चे वाराणसी से भी होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हो 5 नंबर में। ये दृढ़ कि नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत समय तक चिंता किया, सोचा विचारा, परंतु प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्थ न अभवत, पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। ततः ग्रामीणम अवदत, तब ग्रामीण कहता है, अहम अस्याह प्रहेलिकाह उत्तरम न जनामि, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। ईदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण कहता है, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तरहि ददातु 10 रुपये काड़ी, तब शर्त के 10 रुपया दे दो। अतः मलान मुखेन, मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने समयानुसार 10 रुपये काड़ी दत्तानी, समय से शर्त के 10 रुपया दे दिए। तो ये जो आपका पाठ है बच्चा,
आपको ये जो पाठ है ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है माता गुरुत्वा भूमि खात, यानी कि माता जो है वो भूमि से महान है। खात पितो चतरस्तता, आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। मनः शीघ्रतम वातात, वायु से भी तीव्र मन की गति है। चिंता बहुतरी त्रिणात, और तिनके से भी ज़्यादा ज्वलनशील चिंता है। अब ये जो है आपको किस पाठ से लिया गया है? ये बच्चा जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अथवा अगर आपको ये नहीं लिख आता है तो आप इसे भी लिख सकते हो, मानव हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य जो होता है हित्वा प्रियो भवति, घमंड का त्याग कर लोगों का प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध का त्याग कर चिंता नहीं करता है। कामम हित्वार्थान भवति, यानी कि इच्छा कामना को छोड़कर वो धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ का त्याग कर वो सुखी हो जाता है। ये भी बच्चा आपका सेम पार्ट जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ये सभी जो है ना बार बार रिपीटेड है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको अच्छे से देख लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 25वां क्वेश्चन दे रखा बच्चा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और ये 3 नंबर का आता है। बच्चे ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आपका कौन सा जिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर है, रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहला है मेरा बच्चों कि जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो, डॉक्टर भगवत श्रेण उपाध्याय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख सकते हो। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसका आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, आप इनमें से किसी एक का लिख लेना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक में ये पूछता है एक श्लोक लिखने के लिए। प्यारे बच्चों, आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना, एक बंधन मणम वापी जो वापी पराजय उभ्यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, और एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, अब इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और ये 4 नंबर का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अथवा अगर ये नहीं आता तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है करने के लिए, सड़क निर्माण तथा जल भराव की समस्या के निवारण हेतु जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर में आपको मिल जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत से उत्तर लिखने के लिए। ये देता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। वाराणसी किमर्था प्रसिद्ध है, वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? घाटों के लिए, संस्कृति के लिए, इसलिए प्रसिद्ध है। बीरह केन पूज्यत, वीरः वीरेण पूज्यत। आरुणि स्वकेतुम किम अकथ्यत, चंद्रशेखर क आसीत। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध देशभक्त च क्रांतिकारी आसीत। अब इसके बाद यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये 7 नंबर का है। यहाँ पे पहला है कि भारत में आतंकवाद का कारण और निवारण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, चौथा है देश प्रेम, 5वां है मोबाइल वरदान एवं अभिशाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी है इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।